गोद लिए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सगे भाई बहनों का होता है। और थर्ड इसके अंतर्गत आता है मस्तिष्क अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता और विद्यालयकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं आनुवंशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश और गुणवत्ता के प्रति प्रतिक्रियात्मकता को प्रभावित करता है और पहला ही विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। यहाँ पर हमारा जो पार्ट है समाप्त होता है और अगले पार्ट की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगले पार्ट को। अगला पार्ट यहाँ पर हमारा फिर से डेट दिसंबर 2014 का है। अब देखते हैं इसके प्रश्न को और इसके प्रश्न जो हैं वो किस प्रकार के हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आता है इसमें, संज्ञानात्मक विकास का निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं संज्ञानात्मक विकास जो है वो किसके द्वारा समर्थित होगा। तो ये होता है एक समृद्ध और वैविध्यपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने के द्वारा समर्थित होता है और तीसरा विकल्प इसके लिए सही होगा। मानव विकास है तो मात्रात्मक है, गुणात्मक है या फिर कुछ सीमा तक अमापनीय है या फोर्थ है, एक और दो दोनों। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि मानव विकास जो है वो गुणात्मक मात्रात्मक दोनों ही प्रकार का होता है और चौथा विकल्प इसके लिए सही होगा। प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो प्राकृतिक पोषण विवाद जो है ये यहाँ पर संबंधित होता है पहले ही आनुवांशिक और वातावरण से और पहला ही प्रश्न जो होगा विकल्प होगा इसके लिए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं निष्क्रिय एजेंसी के अंतर्गत आते हैं सार्वजनिक पुस्तकालय वगैरह जो है ये निष्क्रिय एजेंसी है, बाकी जो है ये सक्रिय एजेंसी के रूप में है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनमें जैविक पहलू की उपेक्षा होती है और थर्ड विकल्प जो होगा ये इसका उत्तर होगा। 1 वर्ष के शिशु जब आंख कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें स्तर जो शामिल होता है वो इंद्रिय जनित गामक स्तर शामिल होता है और तीसरा विकल्प इसके लिए सही होगा। अगला प्रश्न है, रिया कक्षा में पिकनिक करने है तो ऋषभ से सहमत नहीं है, वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सहयोग की नैतिकता ऑप्शन 4 जो होगा ये इसके लिए सही होगा, इससे संबंधित होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धिगत त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्टर्नबर्ग के बुद्धिगत त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप जो होगा वो यहाँ पर होगा व्यावहारिक बुद्धि। पहला ही विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। किसने सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण का निर्माण किया था। तो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण के लिए निर्माण किया था वो किया था अल्फ्रेड बीने ने और दूसरा विकल्प इसके लिए सही होगा। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ध्वनि संबंधी जागरूकता ध्वनि संरचना चिंतन करना उसमें हेरफेर करना आदि से संबंधित है। पहला विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर कक्षा में जेंडर या लिंग विभेद जो है ये क्या करेगा। तो कक्षा में जेंडर या लिंग विभेद जो होता है शिक्षार्थियों को हसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है और दूसरा विकल्प जो होगा वो इसके लिए यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर चाक्षुष संग्रहण तथ्यात्मक या फिर स्पर्श संबंधी तो हम कह सकते हैं चाक्षुष सीखने की शैली का एक उदाहरण है यानी कि विजुअल। एक शिक्षक कक्षा के कार्यों को एकत्रित करता है, उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह रिक्त स्थान कर रहा या कर रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से शिक्षक यहाँ पर क्या कर रहा या कर रही है तो वो सीखने के समय आकलन कर रही है। चलिए थर्ड विकल्प होगा इसका उत्तर, सीखने के लिए आकलन। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से हम क्या कह सकते हैं, जो शिक्षक विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत निश्चित रूप से कार्य करते हैं तो वे यहां पर एक विकल्प हमारा नीचे है, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं और फोर्थ विकल्प इसके लिए सही होगा। ग्रेड जो होता है अंकों से कैसे अलग है, यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। तो हम यह कह सकते हैं कि ग्रेड अंकों से किस प्रकार से भिन्न होते हैं, ये यहाँ पर अवसरी प्रश्नों से संबंध रखता है। छात्राएं कह सकते हैं गणित में सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन तब कठिनाई आती है जब उनके तर्क विषय में पूछा जाए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो छात्राओं के बारे में प्रश्न है तो अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती है, मतलब हमें कोई लैंगिक पूर्वाग्रह यहाँ पर नहीं दर्शाना है। तो निश्चित रूप से छात्राएं भी अपनी आयु के लड़कों की तरह ही गणित में अच्छी होती है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं शब्दों के अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करता अक्सर चाक्षुष स्मृति का हास रिक्त स्थान से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर
डिसलेक्सिया मतलब कि जो देखने संबंधी गलतियां होती है, तो निश्चित रूप से उसमें हाथ जो है ये डिसलेक्सिया से संबंधित होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? तो ये प्रचार वाक्य जो होगा ये होगा समावेशी शिक्षा के लिए। तो दूसरा विकल्प जो होगा वो इसके लिए बिल्कुल सही है। प्रभावपूर्ण व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन रिक्त स्थान के साथ संबंधित तत्व है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रभावपूर्ण व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन जो है ये संबंधित है, प्रतिभा के साथ संबंधित है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को रिक्त स्थान से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सृजन से जुड़े हुए प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है, सृजनशील प्रश्नों के लिए। अगला प्रश्न आता है, गणित में अधिक निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण के द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो यहां पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा निदानात्मक परीक्षण। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सिद्धांत चित्र रिक्त स्थान के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। तो यहां पर हमारा उत्तर जो होगा वो होगा तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता बढ़ाने। और चौथा विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एल्बर्ट बेंड्यूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा यहां पर सही है? तो देखना है उसे हमें जो सही है। तो यहां पर बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी कि मॉडलिंग जो है ये एक मुख्य तरीका है और ये यहां पर इसमें सही होगा। अगला प्रश्न आता है, निगमनात्मक तर्कण में शामिल है। तो निगमनात्मक तर्कण में क्या शामिल होता है? तो इसमें जो शामिल है वो ये होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहला ही विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। और ये जो विचार है ये विचार किसका है? तो ये दिया गया है थार्नडाइक के द्वारा और पहला विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। आगे बढ़े, निम्न में से कौन सा यहाँ पर संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? याद करना, गतिक प्रक्रमण, विचार करना, समानुभूति देना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं समानुभूति देना ये संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित होगा। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहारपरक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है, उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा अभिप्रेरण जो होता है ये हमें एक विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है और प्रोत्साहित करता है, यही हमारा आंतरिक बल होगा। निम्न में से कौन सा यहाँ पर शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंत बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? तो वो जो शब्दावली यहाँ पर होगी पुरस्कार होगा, संवेग होगा, आवश्यकता या फिर उत्प्रेरण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आवश्यकता, ये अभिप्रेरणा के साथ अंत बदलाव के साथ इस्तेमाल की जा सकती है। और थर्ड विकल्प जो होगा वो इसके लिए उत्तर होगा। प्रेरणा अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने के लिए व्यक्तित्व लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। तो यहां पर हम कह सकते हैं भावात्मक प्रेरणाएं जो होती हैं वो अनुभूति के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने के लिए व्यक्तित्व लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। और दूसरा विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। आगे अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एक अर्थपूर्ण संबंध जो होता है ये अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अब आप देखते हैं हमारे अगले पार्ट को और बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। अगला पार्ट हमारा यहां पर आता है सीटेट 2015 का। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कथन है? तो उस कथन को देखना जो यहां पर सबसे ज्यादा उपयुक्त है। कक्षा में प्रजातांत्रिक परिवेश, बिल्कुल सही। पहला ही विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। कक्षा का जो परिवेश है वो प्रजातांत्रिक होना चाहिए। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है? तो यहाँ पर रचनात्मक आकलन का जो कार्य नहीं होगा वो होगा विद्यार्थी का योग्यता क्रम निर्धारित करना, रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं होगा। अगला प्रश्न आता है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि एक प्रभावशाली अध्यापिका को सभी बच्चों के संपर्क में रहना चाहिए और फोर्थ विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही है। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहां पर हमें देखना है उस कथन को जो कि सही होगा और वो होगा अध्यापकों बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए एक परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार से कि अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए क्या सही नहीं है? तो दूसरा सही नहीं है क्योंकि हम इसमें सही नहीं पूछा है, ठीक है, और ये इसमें सही नहीं होगा।
अगला प्रश्न आता है, लड़के लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए रखे हैं और इनके आपके अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है। तो चुनना है उस कथन को जो कि यहाँ पर सही नहीं होगा, और वो कथन है लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। तो ये यहां पर देखिए, यहां पर हमें सही कथन को चयन करना है। तो जैसे ये प्रश्न जो दिया है ये लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित प्रश्न है। अब इसमें थोड़ा सा क्या है, विकल्प को थोड़ा सा देखना जरूरी है। देखिए, लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी है, तो देखिए ऐसा जरूरी नहीं कि लड़के भी बाहर के कार्य कर सकते हैं, लड़की भी कर सकती है। और दूसरे की यदि बात करें तो लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। और देखिए, यदि लड़के जैसे लड़की घर के कार्यों में सहायता करती है तो उसी प्रकार से निश्चित रूप से लड़कों को भी घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। इस हिसाब से ये प्रश्न हमारा दूसरा सही है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। जब एक बच्चे को कॉपी में लिखने के विपरीत छवियां, दर्पण आदि जैसी गलतियां मिलती हैं तो इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो किस प्रकार के लक्षण यहां पर प्रदर्शित कर रहा है? तो अधिगम में आसक्तता के लक्षण वो यहां पर प्रदर्शित कर रहा है। चलिए आगे देखिए, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो निश्चित रूप से शिक्षार्थी जो है उनकी सक्रिय सहभागिता को शामिल करना, इस पर शिक्षकों का ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अध्यापकों के दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली किसका संयोजन है? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि प्रतिभाशालिता जो है वो किसका संयोजन होती है? तो यहां पर हम कह सकते हैं उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता, और पहला विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इसी कारण महत्वपूर्ण होती है। अब देखिए, गलतियां क्यों महत्वपूर्ण होती है? तो हम कह सकते हैं कि यह विद्यार्थी को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। बिल्कुल नहीं। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है, या फिर थर्ड है बच्चों के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है और समाधानों को पहचानने में सहायता कराती है। तो यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है और समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। बिल्कुल थर्ड विकल्प जो होगा वो इसके लिए यहां पर सही होगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न के अनुसार। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो आउट ऑफ द बॉक्स जो चिंतन है ये किससे संबंधित होगा? तो ये अपसारी चिंतन से संबंधित होगा। और तीसरा विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। तो किस अंतर्दृष्टि को? तो शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, थर्ड विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए कि जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? तो देखिए, यहां पर चयन करना है उस विकल्प का जो सुगम नहीं बनाता। केवल विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, बिल्कुल ये यहां पर सुगम नहीं बनाएगा। आगे देखिए, बच्चों को शाब्दिक और गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। तो बच्चों को शाब्दिक और गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम क्या हो सकता है? तो यहां पर हम कह सकते हैं उनकी स्वयं के प्रति अवधारणाओं को नष्ट करना, यह परिणाम होता है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन यहां पर प्रारंभिक बाल्यावस्था या बाल्यावस्था अवधि के दौरान उनकी भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? तो यहां पर हम कह सकते हैं माता पिता और भाई बहन ये समूह में स्वीकार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। तो ये प्रतिबिंब जो है ये किस और करेगा? तो ये करेगा प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाओं की ओर। और पहला विकल्प जो होगा ये इसमें उत्तर बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आएगा निश्चित रूप से वो आयु समूह होता है 6 से 11 वर्ष का। आगे देखें, आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? तो यहां पर देखें भाषा विकास के बारे में ये चर्चा कर रहे हैं और ये जो चर्चा है किस विषय से संबंधित है? चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, या फिर हम कह सकते हैं स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस कर रहे हैं, सतत और असतत पर बहस कर रहे हैं, या प्रकृति तथा पालन पोषणवाद पर कर रहे हैं। तो ये दोनों प्रकृति तथा पालन पोषणवाद पर चर्चा कर रहे हैं और फोर्थ विकल्प इसके लिए सही होगा।
अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप को किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को हम कहते हैं, तो इस मार्गदर्शन को हम क्या कह सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर इसे सहारा देना ही कह सकते हैं, और फोर्थ विकल्प इसका उत्तर होगा। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। ये संकेत करता है कि, अब ये क्या संकेत करेगा? तो इस प्रश्न में हम देखें तो यहाँ लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, और थर्ड विकल्प जो होगा ये उत्तर होगा। आगे देखें, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक होता है? तो देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन जो होता है वो आवश्यक होता है समझने के लिए कि अधिगम को किस प्रकार से अवलोकन किया जाए, दर्ज किया जाए, वह सुधारा जाए। और चौथा विकल्प जो होगा वो इसके लिए बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्तर 1 जो है ये सही अर्थ में सूचित करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? तो यहाँ पर यदि देखें जो सही नहीं है, तो बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ये प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। आगे देखें, अगला प्रश्न आता है, अधिगम्य आकलन किस लिए आवश्यक होता है? तो देखिए, अधिगम्य आकलन हम करते हैं क्यों? जांच परीक्षण के लिए, और दूसरा विकल्प इसके लिए सही होगा। आगे देखें, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? तो प्रचलित योजनाओं में जानकारी को जोड़ना आत्मसातकरण के नाम से जाना जाता है, और तीसरा विकल्प इसके लिए सही होगा। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, और यह सिद्धांत संबंधित है व्यक्तित्व भिन्नता के सिद्धांत से, और पहला विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। आगे देखिए, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, ये एक समावेशी शिक्षा है। इसका अभिप्राय समावेशी शिक्षा होगा। आगे देखिए, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति पर सही समय पर सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, और यह कथन जो है ये संबंधित है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये जो कथन होगा ये संबंधित होगा किससे? तो ये यहाँ पर संबंधित होगा एक संवेगात्मक विकास से। पहला विकल्प इसके लिए सही होगा। चलिए आगे देखें, अगला प्रश्न आता है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? तो निश्चित रूप से ये डिस्ग्राफिया का लक्षण है, और पहला विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। आगे देखें, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करने वाला होगा यहाँ पर सामाजिक अनुभव, और दूसरा विकल्प इसके लिए सही होगा। आगे देखिए, इनमें से कौन सा यहाँ पर त्रितंत्री सिद्धांत से व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि त्रितंत्र सिद्धांत से संबंधित केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं होगा। और ये पार्ट हमारा यहाँ पर समाप्त होते हैं, और बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। अगला पार्ट यहाँ पर सीटेट 2015 का सेकंड पार्ट है, जो दूसरी बार परीक्षा हुई थी, और फर्स्ट क्वेश्चन इसमें था, बच्चों में ज्ञान की रचना करने, अर्थ निर्माण करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका कैसी होना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पर एक शिक्षक की जो भूमिका है वो एक सुगमकर्ता की होना चाहिए, और दूसरा विकल्प इसके लिए सही विकल्प है। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चों की निम्न औसती मानसिक प्रक्रियाएं, ये एक प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है, ये इसमें उत्तर होगा। थर्ड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो प्रवृत्त होगा अंतर्निहित संभावित दंड की ओर, और यहाँ पर फोर्थ विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। आगे देखें, शिक्षार्थियों की व्यक्तित्व विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। अब यहाँ पर शिक्षिका को क्या चाहिए? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिक्षिका को विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, ये करना चाहिए। चौथा विकल्प जो होगा इसके लिए उत्तर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पर हम देखें, सभी का विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। सभी के विकास की दर अलग अलग हो सकती है। आगे देखें,
निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका होगा? तो सर्वाधिक उपयुक्त तरीके की बात यदि करते हैं तो वो होगा आकलन शिक्षण अधिगम में एक अंतर्निहित प्रक्रिया है और पहला विकल्प इसके लिए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? तो सृजनात्मकता से संबंधित यहाँ पर जो है वो है अपसारी चिंतन और चौथा विकल्प इसके लिए सही है। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन में वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो जो सहमत होते हैं, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतरक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, इसमें ये सहमत होते हैं चौथे विकल्प में। बच्चे, तो बच्चों के बारे में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो एक जिज्ञासु प्राणी होते हैं। चौथा विकल्प जो वो है इसके बारे में, जिज्ञासु प्राणी होते हैं और अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो निश्चित रूप से बच्चे जो होते हैं एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के प्राणी होते हैं। आगे देखें बच्चों की त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर देखना उस कथन को जो कि सत्य है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो त्रुटियां होती है वो उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है, स्वाभाविक होती है और निश्चित रूप से पहला ही विकल्प इसके लिए सही है। आगे देखें अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, तो इसके लिए शिक्षक को क्या चाहिए? तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि शिक्षक को चाहिए अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानकारी प्राप्त करे और विविध मतों को प्रोत्साहित करे। थर्ड विकल्प जो होगा वो इसके लिए यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है और यहाँ पर उनकी रिक्त स्थान में विभिन्नता के कारण है। तो निश्चित रूप से ये उनकी अधिगम शैली में विभिन्नता है। दोनों अलग अलग तरीके से अधिगम करते हैं तो उनकी अधिगम शैली में विभिन्नता है। भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है और इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 की प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन होगा। तो यहाँ पर सर्वथा उपयुक्त कथन क्या होगा? शिक्षक को सभी भाषाओं को सम्मान करना चाहिए, सभी भाषाओं की अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए। तो यहाँ पर सेकंड विकल्प होगा इसके लिए उत्तर। आगे देखें प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? प्रकृति पोषण विवाद का मतलब यहाँ पर होगा जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है और नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर उपयुक्त है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो उपयुक्त कथन होगा वो इसमें होगा जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार के माध्यम से अभिवृत्ति मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ये इसमें सही नहीं होगा, चौथा विकल्प। आगे देखें प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक शिक्षक को जो अपनाना चाहिए वो है उनकी रुचि के अनुसार अपने लक्ष्य को निर्धारित करना और उन्हें पाने में उद्यम में सहायता करना। दूसरा विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर समाजीकरण का एक प्रमुख कारण है? तो समाजीकरण का प्रमुख कारण जो होगा वो यहाँ पर बनेगा निश्चित रूप से जो परिवार होगा वही यहाँ पर एक कारण होगा, चौथा विकल्प। बच्चों के समूह में कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि अब क्यों एक प्रभावी शिक्षण नीति मानी जाती है? ये सीखने की प्रक्रिया में एक दूसरे से परस्पर सहायता भी करते हैं और सीखते भी हैं, इसीलिए ये एक प्रभावी शिक्षण रणनीति होती है और दूसरा विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही है। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत करता है कि बच्चा रिक्त स्थान का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चा यहाँ पर किसका प्रदर्शन कर रहा है? तो बच्चा यहाँ पर जो है पठन अक्षमता का प्रदर्शन कर रहा है और चौथा विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। आगे देखें शैशवकाल की अवधि है, तो शैशवकाल की अवधि जो होगी वो क्या होगी? तो यहाँ पर हम देखें शैशवकाल की जो अवधि होती है वो होती है जन्म से 2 वर्ष तक की और पहला विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही है। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की रिक्त स्थान अवस्था में है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पियाजे के अनुसार जो बच्चा 2 से 7 वर्ष की आयु में है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होगा और ये इस अवस्था की जो आयु होती है वो 2 से 7 वर्ष होती है। चलिए, विकास रिक्त स्थान से रिक्त स्थान की ओर बढ़ता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है और चौथा विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। आगे देखेंगे प्रश्न को, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं
तो बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जा सकता है। तो निश्चित रूप से इसे हम क्या कह सकते हैं, सहयोग देना ही कह सकते हैं। आगे देखें, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया रिक्त स्थान कहलाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये आत्मसातकरण कहलाएगा और पहला विकल्प जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। मध्य बाल्यावस्था में भाषा रिक्त स्थान के बजाय रिक्त स्थान बहुत अधिक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाषा समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है। आगे देखें, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। तो बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर क्या शामिल है, तो यहां पर हम कह सकते हैं बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां जो हैं वो इसमें शामिल है। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं के द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि जब राघव में रिक्त स्थान बुद्धि उच्च स्तरीय थी, तो यहां पर कह सकते हैं कि उसमें संगीतमय बुद्धि जो थी वो उच्च स्तरीय थी और दूसरा विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। अगला प्रश्न आता है, जब एक शिक्षक यह समझता है कि लड़के स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो ये दर्शाता है। तो ये क्या दर्शाएगा यहाँ पर कि अध्यापक जो है निश्चित रूप से वो एक लिंग जेंडर पक्षपाती हैं और पहला विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें रिक्त स्थान के अनुरूप बदलना चाहिए। तो समावेशी शिक्षा यहाँ पर क्या मानती है, तो समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए और पहला विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज़्यादा है और सीजीएल के अंदर आपने देखा कि हर वर्ष में 2 बार परीक्षा हुई है, तो इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बन गए। तो यहाँ पर वीडियो को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। अब ये फर्स्ट पार्ट है जहाँ पर आपको सीटेट 2015 तक के उपलब्ध करवा दिए और 16 से लेकर 21 तक के एक सेकेंड पार्ट हम बना देंगे, जिसमें आपको दूसरे पार्ट में ये प्रश्न भी मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।